बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट स्टार। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत का आज का दिन जिसमें वफाकी काबीना का अहम इजलास हुआ और वफाकी काबीना के इजलास में हुकूमत का पाकिस्तान की जड़ों को खोखला कर देने वाले निज़ाम को तब्दील करने का फैसला मंजर-ए-आम पे आया। हुकूमत ने अपनी हिकमत अमली को तरतीब दिया है, नए विजन की बात हो रही है, नए मुआशी मंजरनामे की बात हो रही है। लेकिन इसी बीच में पाकिस्तान की जो अपोजिशन जमातें हैं उन्होंने कल एक बड़ी बैठक की और उस बड़ी बैठक में जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान थे। पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब उस बैठक की मेज़बानी कर रहे थे, यानी उन्हीं की दावत के ऊपर फिर वो बैठक सजाई गई होगी, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब साहब थे, बैरिस्टर गौहर थे, जमात इस्लामी की तरफ से लियाकत बलोच साहब थे, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की तरफ से अब्दुल गफूर हैदरी साहब थे, PTI के मुख्तलिफ रहनुमा उसके अंदर मौजूद थे जिसमें शिबली फराज साहब थे। और ये तमाम लोगों ने बैठ के एक नुक्ते के ऊपर इत्तफाक किया है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ जो कैंपेन चलाई जाएगी उसे मुनज़्ज़म हिकमत अमली के तहत चलाया जाए। अब इसमें ये बाकायदा तौर पर तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मूवमेंट है। महमूद खान अचकज़ई को मैंडेट दिया गया था और मैंडेट जिनको दिया गया वही लेके सबको बैठे, और वो जो माजी करीब में अभी कुछ दिन पहले तक ये कहते थे कि इत्तेहाद नहीं किया जाएगा, इश्तराक किया जा सकता है, वो इत्तेहाद की जानिब माइल होना शुरू हुए। तो ये इत्तेहाद जो है ये हुकूमत वक्त के लिए कितना परेशानी का बायस हो सकता है। और अब से तकरीबन 1 घंटे के बाद पाकिस्तान का यौम आज़ादी जो है वो शुरू होने वाला है। पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौके के ऊपर सड़कों पे इस वक्त रश भी दिखाई देता है, पाकिस्तानी झंडे जो हैं, परचम जो हैं वो लहराए जा रहे हैं, लेकिन बहुत सी जगहों पे कदगने भी देखने में आई हैं। कल की डेवलपमेंट के बाद आज का मंजरनामा दोनों को रिलेट करें तो किस तरफ को ये बहाज़ आराई जा रही है। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, कल रात की बैठक किस हद तक सूदमंद रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, ताजदार खत्वे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। यासर साहब, अभी पहले तो आपने एक बात की कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि उन अनासिर को का खात्मा ज़रूरी है जो पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर रहे हैं, यही कहा है ना, निज़ाम को तबाह कर रहे हैं। तो उन अनासर में सबसे पहले तो सियासतदान है। उन सियासतदानों का खात्मा ज़रूरी नहीं है जो कई दफ़ा सियासत के इक़्तिदार सियासत में आते हैं, इक़्तिदार में आते हैं, इक़्तिदार के मस्कत पे बैठते हैं, इक़्तिदार के मज़े लूटते हैं, और लेकिन हर दफ़ा ये कहते हैं कि अगर अब मुझे 5 साल मिले तो मैं मुल्क की तकदीर बदल दूंगा। तो जो पहले उन्हें इतना अरसा मिला होता है वो मुल्क की तकदीर बिगाड़ने के लिए मिला होता है, वो मुल्क को तबाह करने के लिए मिला होता है, वो मुल्क की जड़ें खोखली करने के लिए मिला होता है, वो मुल्क को लूटने के लिए मिला होता है, वो मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करने के लिए मिला होता है, वो सियासी इख्तलाफात चलाने के लिए मिला होता है। ये क्यों नहीं ये कहना चाहिए था इन्हें कि हर वो चीज़ जो इस मुल्क के अंदर नुकसानदेह है, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो कोई भी है, हम उन सब को जो है उनको ख़त्म करेंगे। लेकिन आज फिर सियासतदानों ने ये कह दिया, उन्होंने मियाँ साहब ने कि, और उसमें अगर वो सारा कुछ ब्यूरोक्रेसी में डाल दिया है तो ब्यूरोक्रेसी किसकी है? अगर आप गौर करें इस कबीना के अंदर ब्यूरोक्रेसी से तल्लुक़ रखने वाले कितने लोग हैं जो अहम तरीन ओहदों पर फाइज हैं, जिनके आगे एहसन इकबाल जैसे लोग भी बेबस हैं, जिनके आगे और भी बहुत से तगड़े लोग बेबस हैं। आपको पता है, मुझे पता है, जिनकी लड़ाई झगड़ों की खबरें सरेआम बाहर आती हैं, तो वो तगड़े तो वो है ना, तो वो ब्यूरोक्रेट भी तगड़े हैं, और इनमें से कोई भी इतनी जुर्रत का मालिक नहीं है कि उनमें से किसी को हाथ डाल सके। अगर अब भी कितना 30 साल का अरसा तो हो गया यासर साहब मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार के मज़े लूटते हुए, और कोई 25-30 साल का अरसा जो है वो पीपल्स पार्टी को भी हो गया है, सिंध में हो, कभी वफाक में हो, कभी किसी और सूबे में हो, इक़्तिदार के मज़े लूटते हुए। तो अभी तक इनसे सिस्टम क्यों नहीं ठीक हुआ? इसलिए कि खुद ठीक नहीं है, या खुद ठीक है तो सिस्टम ठीक करना नहीं चाहते, इसलिए ये नहीं हुआ। अब कौन सी इनके पास जादू की छड़ी है? ये भी तो ऐन मुमकिन है कि सर ये हो ही सिस्टम की वजह से। हाँ, ये भी है, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, बल्कि यही तो सिस्टम है, बल्कि आप ये कह लें यही सिस्टम है। ये सिस्टम की वजह से नहीं है, बल्कि ये सिस्टम है, क्योंकि इनके बगैर इक़्तिदार किसी को नहीं जाता।
अगर किसी को इक़्तिदार जाए तो ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं, अगर किसी को इक़्तिदार मिले तो ये सारे मिल जाते हैं। इलेक्शन में एक दूसरे को गालियां भी निकालते हैं, इलेक्शन में एक दूसरे को घसीटने की बातें भी करते हैं, इलेक्शन में एक दूसरे पर बदतरीन इल्ज़ामात भी लगाते हैं। लेकिन जब इलेक्शन हो जाते हैं, जब इन्हें पता लगता है कि एक कुर्सी इनके पाँव के नीचे से इनके नीचे से खिसक रही है, तो फौरी तौर पर ये इकट्ठे भी हो जाते हैं। वाकई आपने दुरुस्त कहा, निज़ाम ही ये है, निज़ाम ही ये है। तो फिर क्यों नहीं ठीक हुआ? ये जवाब कौन लेगा? क्या पाकिस्तान की अदलिया इनसे ये जवाब लेगी? क्या पाकिस्तान के ज़िम्मेदार अदारे इनसे ये जवाब लेंगे? क्योंकि इस आग में, वो आग जो महंगाई की है, वो आग जो बिलों की, बिजली के बिलों की है, वो आग जो गैस के बिलों की है, वो आग जो टैक्सों की जरूरत में है, इसमें तो पूरी कौम जल रही है। वो सरकारी मुलाजिम जो बड़ा खुश हुआ कि मेरी तनख्वाह में जी बड़ा इजाफा हुआ, जब टैक्स लग के उसकी तनख्वाह वापस गई, उसे मिली, तो वो रो रहा है, वो मातम कर रहा है, वो सरापा एहतजाज है। लेकिन किसके आगे, किस निज़ाम के आगे, जहां पर किसी भी पार्टी का परचम पकड़ना जुर्म है? आपने आज सरताज गुल की वीडियो देखी? जी देखी। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। क्या ये जमहूरी निज़ाम है? क्या इसे हम जमहूरी निज़ाम कहते हैं? फिर आप कहते हैं सख्त बातें ये क्यों करते हैं लोग? इसलिए सख्त बातें करते हैं, जमहूरी हुकूमत है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ये जमहूरी हुकूमत है। सर जमहूरी निज़ाम में नहीं सर, आमिराना निज़ाम में भी पाकिस्तान के परचम की हुर्मत तो हुर्मत है सर। वो भी तब भी कौन मना कर सकता था कि पाकिस्तान का परचम ना पकड़ के निकलो? और वहाँ पे वो जो पुलिस अफसर है वो ये कह रहा है कि पाबंदी है तहरीक इंसाफ के परचम पे। ये तो सोचने वाली बात है सुप्रीम कोर्ट के लिए कि सुप्रीम कोर्ट एक पार्टी को पार्लिमानी पार्टी तस्लीम करती है और एक पुलिस का अफसर कहता है, अफसर है, SHO है, DSP है, SP है, जो भी है, वो कहता है जनाब परचम पकड़ना जो है वो PTI का परचम नहीं पकड़ सकते। ओ भाई PTI का परचम है, इंडिया का परचम नहीं है। PTI का परचम है, किसी और मुल्क का परचम नहीं है। यहां पर वो लोग जो किसी और मुल्क का परचम पकड़ के चलते हैं, उनको तो आपने रोका नहीं। निज़ाम की बेहतरी के लिए मियां साहब सबको साथ लेकर चले। अब ही 30 साल बाद ही इस बात का फैसला कर ले कि हम अजीज नहीं हैं, ये निज़ाम अजीज है, ये वतन अजीज है, ये मुल्क अजीज है। आज 13 अगस्त था, आपको तो पैगाम देना चाहिए था। ये आप किस मियाँ साहब को मशवरा दे रहे हैं? ये उन्नत थे किन्ने के मियाँ ने? मियाँ शहबाज शरीफ साहब को। अच्छा, नवाज शरीफ साहब ने तो चुप लगी है, वो बेचारे बोल ही नहीं रहे, यारो खामोश बैठे हैं। तो मैं तो उनको मशवरा देना चाह रहा हूँ ना, मियाँ वज़ीर आज़म तो यही है ना पाकिस्तान के। क्या आपकी नज़र में कोई और है? नहीं, अब आप मान रहे हैं सर, नहीं, पहले आप नहीं मान रहे थे। मैं तो कहता था आप नहीं मानते थे। चले आज अच्छा दिन तो लू हुआ है क्योंकि 14 अगस्त आने वाली। इन्हें कोई अच्छा पैगाम देना चाहिए था और मैं उनकी वो कबीना की पूरी तकरीर सुनी और फिर मैं कुर्बान जाऊँ इन पे यार। अच्छा पैगाम है ना आज ओलंपियन के लिए, अभी तकरीब हो रही है तकरीब, बड़ा अच्छा पैगाम है। मैं कह रहा हूँ इससे अच्छा पैगाम ही कोई नहीं है। लेकिन ये जाने से पहले तैयारी करवा देते यार उसे। आज तो उसे गाड़ी भी मिल गई माशाल्लाह, पैसे भी मिल गए, उनके घर भी चले गए। उस मियाँ चन्नू जो मशहूर था एक बड़े सियासतदान के हवाले से, उसका नाम भी तब्दील कर दिया गया। सारा कुछ हो गया। चलें, ये अच्छी बात है, ये हमारा कौमी हीरो है, मिस से भर के हमारे लिए इज्जत एहतराम। आलमी सतह पे एजाज़ हासिल करने पे गाँव के सीवरेज तो ठीक हो जाएगा। अल्लाह हुन की करिए वे, हर पिंड दे एक बंदा कटिए जरा कोई आलमी रिकॉर्ड लेके आवे, की करिए दसो ना मनो। इस लाहौर का जो सीवरेज है, जो एक बारिश होती है जिससे पानी हो जाता है, अब लाहौर में कहाँ से हम कौन सा खिलाड़ी लेके आए जो लाहौर से निकले? पत्तों में, कसूर में, उसके बाद आप बोकारे में आ जाएं, पिंडी भटिया में आ जाएं, कहीं भी आ जाएं। अब वहाँ से फिर यही कोशिश करनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा कोई बंदा ढूंढे, तगड़ा बंदा जो वहाँ पे ओलंपिक जीत के आए या कोई वर्ल्ड कप जीत के आए, तो फिर वहाँ पे काम होगा। ऐसे ही होगा ना जी, इसके बगैर तो नहीं होगा। तो मुझे बताएं इन्होंने कौन सा कप जीता हुआ है? और जिनको बार बार इख्तिदार में आप ले आते हैं, इन्होंने जीता कौन सा हुआ है? आज मैंने लाहौर की 12 मारूफ तरीन शाहराएं देखी। मैंने अपने मोबाइल से वीडियो बनाई। अल्लाह पाक की कसम, सिर्फ उन 12 शहराओं पर 20 के करीब तस्वीरें फातिमा जना, लियाकत अली खान,
अल्लामा इकबाल और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मिली होंगी, वो भी लोगों की तरफ से या सिटी गवर्नमेंट की तरफ से। खुदा की कसम बाकी सब जगह सियासी तस्वीर। क्या ये मेरे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से बड़े हैं? क्या ये अल्लामा इकबाल से बड़े हैं? क्या ये लियाकत अली खान से बड़े हैं? क्या ये फातिमा जिन्ना से बड़े हैं? बताएं ना मुझे, ये उनसे बड़े हैं? आज परचम की तस्वीर होनी चाहिए थी, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर होनी चाहिए थी, मोहम्मद अल्लामा इकबाल की तस्वीर होनी चाहिए थी। लेकिन क्यों क्यों हम तो उस कौम से तल्लक रखते हैं जिसमें हमें अपना प्रचार चाहिए, हमें अपनी पब्लिसिटी चाहिए, हमें सिर्फ ये चाहिए कि मैं हूं। हां, लगाओ पोस्टर अपने पैसे से, मत खर्च करो वो बजट जो किसी और का नहीं, सरकार का बजट हो। मुझे जस्टिस साकिब निसार साहब की वो अच्छी बड़ी बात थी कि मत तस्वीरें, ठीक कहा था उन्होंने। क्यों लगाते हैं तस्वीरें भाई? किस बुनियाद पे लगाते हैं तस्वीरें भाई? पैसा किसका? आवाम का। तस्वीर लगानी आवाम की लगाओ। और हाल ये है कि आज आप सुबह से शुरू हुए हैं कि कोई सियासी जमात का मुझे झंडा तहरीक इंसाफ का नजर आ जाए और उसके लिए ये जुर्म बना दिया जाए, उसके साथ उसका पाकिस्तान का परचम भी छीन लिया जाए। ये क्या हो रहा है यासर साहब? आपकी हुकूमत है, आप वक्त हाकिम वक्त के पास होते हैं, आप ही बता दें ये क्या हो रहा है। सर मैंने सवाल आगाज पे, अब आपने दिल के फफोले जो हैं वो जला लिए हैं सारे के सारे। नहीं मैंने नहीं, मेरे पास तो इतना कुछ पड़ा है कि क्या करूं। मैंने कल रात की मीटिंग की बात से बात का आगाज किया था। वैसे हमने देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, रात की जो मीटिंग है ना, ऐसे इत्तेहाद उस वक्त बनते हैं, यासर साहब इस बात को नोट कर लीजिएगा, ऐसे इत्तेहाद उस वक्त बनते हैं जब ये फैसला हो जाए कि हुकूमतों को भेजना है। जमात इस्लामी बैठी, मौलाना साहब बैठे, तहरीक इंसाफ बैठी, महमूद खान अचकज़ई साहब बैठे, सिंध से लोग आके बैठे मजलिस वादतुल मुस्लिमीन, ये सारे बैठे ना। ये कहाँ से आए? ये अचानक तो नहीं हुआ। अच्छा, रात गए तक बड़ी पर्दा डाल के रखा गया था। नहीं, उसके बाद मेरी मोहम्मद अली दुरानी साहब से बात हुई, गालबन अभी हमें ज्वाइन भी करेंगे, तो मैंने दुरानी साहब से पूछा, मैंने कहा जनाब बहुत बड़ा आर्ट है फिर मैंने कहा जी ये शब खून कैसे मारा? कहते ये शब खून नहीं है, कसम ले लो ये किसी की फरमाइश पे भी नहीं है, वक़्त की ज़रूरत थी, मैंने कर दी। मैं तो पहले दिन से कोशिश कर रहा था सब इकट्ठे हो जाए, कुछ नहीं इकट्ठे होना चाहते, तो अब मुल्क को बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो बात यह है कि एक बात ज़हन नशीन कर ले, ये मेरे सुनने वाले भी, हमें देखने वाले भी, जब ये इकट्ठे हो गए हैं ना, एक बैठक हो गई है, एक बैठक और होनी है, एक बैठक और होनी है। हो सकता है आइंदा 72 घंटे में हो जाए, हो सकता है इस वक्त किसी ठंडे माहौल में हो रही हो, ये भी हो सकता है पुरसकून माहौल में, पुरसकून जगह पे हो रही हो, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये बैठक बता रही है कि आपके चाहने वाले जा रहे हैं। ये मैं आपको बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। ये बैठक बता रही है कि अब तो रमेश कुमार साहब भी कहते हैं कि हुकूमत 2 माह में न संभली तो ये चली जाएगी। रमेश कुमार उसी वक्त कहते हैं जब उन्हें पता हो जा रहे हैं, क्योंकि याद करें ना, जब रमेश कुमार साहब का तो ये कहना है कि मुझे हुकूमतों की ज़रूरत नहीं होती, हुकूमतों को मेरी ज़रूरत। आपको याद है जब रमेश कुमार साहब, आप मैं और आप यहीं पे बैठे थे, तो हमने कहा चेक करें रमेश कुमार किस तरफ जा रहे हैं। उन्होंने कहा तहरीक इंसाफ छोड़ दिया। मैं कहा हुकूमत, याद होगा आपको? हाँ जी। तो रमेश कुमार हमेशा जो बात करते हैं इसी तरह है। मुझे आज सिंध से ना एक बड़ी अहम शख्सियत का, हमारे वो दोस्त भी हैं, सियासत से हट के मेरा उनसे तल्लुक़ है, अच्छी जगह पे वो रहे हैं। मुझे उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि राना अज़ीम आप 15 सितंबर प्रोग्राम में कहते हैं 15 सितंबर दूर है। मैं कहा आप क्या कह रहे हैं? कहते हैं मैं कह रहा हूँ ना 15 सितंबर दूर है। फिर मुझे ज़ईम कादरी का फ़ोन आया जो शाहिदा खान अब्बासी की, उन्होंने कहा 15 सितंबर दूर है यार, आप क्या 15 सितंबर लगे हैं? 15 सितंबर अभी दूर है, उससे पहले बहुत कुछ बदल जाना है, उससे पहले बहुत कुछ चेंज हो जाना है, उससे पहले बड़ी तब्दीली आ जानी। तो रात की बैठक से एक बात ज़हन में रखिएगा, ये सब बैठे हैं इस्लामाबाद क्लब में बैठे हैं, ये छुप के नहीं बैठे, इस्लामाबाद क्लब में बैठे हैं। और जब इस्लामाबाद क्लब में एक मीटिंग होती है तो ये किस तरह हो सकता है कि हुकूमती वानों को पता ना हो,
ये किस तरह हो सकता है कि हुकूमत के चाहने वालों को पता ना हो? तो ये तो बस देखना पड़ेगा कि चाहने वालों में कोई नाराज़ तो नहीं हो गया, और ये भी देखना पड़ेगा कि इनके पल्ले कुछ नहीं था तो अब इनको फारग करने के लिए सारे इकट्ठे हो गए हैं। लेकिन ये फाइनल हो गया है। इनका इकट्ठे होना इस बात की दलील है कि कोई जा रहा है। लेकिन इनका इकट्ठे होना किसी के आने की नवीद है। आने का फैसला ना हालात के मुताबिक होता है। आने का जो फैसला है ना वो हालात के मुताबिक होता है। थोड़ा पानी हो ना, पानी थोड़ा हो सैलाब का, तो किसी को फिक्र नहीं होती, वो कहते थोड़ा सा पानी है गुजर जाएगा। अगर सैलाब का पानी ज़्यादा आ जाए ना, छुत्तों तक चले जाए, तो फिर लोग कहते हैं नहीं यार मल्लाह ढूंढो, वो हमें निकाल सकता है, उसकी कश्ती ही हमारे काम आ सकती है, उस मल्लाह को ढूंढो। तो फिर वो चाहे कैद में हो, वो कहीं भी। मैं रात को एक ड्रामा देख रहा था अलब सुल्तान, उसमें मैं यही चीज़ देख रहा था कि अल-परसलान, सॉरी अल-परसलान, उसकी आखिरी दूसरे सेशन की मैं देख रहा था। तो उसमें मैं देख रहा था कि उसको जो फतवाहत मिली थी, उसकी हर फतह से पहले वो एक दुश्वारी में रहा है। हर फतह से पहले उसके इर्द गिर्द गद्दारों का और मुखालिफिन का जो है वो जाल बिछा रहा है, लेकिन फतह तो मिलती है ना। अर्तुगरुल को भी इसी तरह आप लेकर चले ना। अब हम माजी से सीखें ज़रा कि माजी में होता क्या रहा है, माजी ही आगे आके मुस्तकबिल में हाल में। आप कहते हैं कहानी एक ही है, कहानी एक ही है, बिल्कुल एक ही कहानी है, किरदार मुख्तलिफ है, हमेशा से यही है। मुझे एक बात बता दें, जिस दिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म करना थी, बिलावल साहब ले आए तरीके अदम एतमाद, सिंध से जुलूस चल पड़ा, लाहौर से जुलूस चल पड़ा, सारा कुछ हो गया। क्या उस वक्त हुकूमत के होते हुए भी, इमरान खान के हुकूमत में होते हुए भी, किसी ने रेड जोन में जाने से किसी को रोका? नहीं, रास्ते तो खुले थे इनके, नहीं ना रोका। रेड जोन में जलसे हुए, सुप्रीम कोर्ट के गेट पे जलसे हुए। तो अब भी कुछ ना कुछ तो है, मैं नहीं समझता कि ना हो। अगर हमारे प्रोड्यूसर हिम्मत करके कोशिश करके मोहम्मद अली दुरानी साहब के साथ बात कोशिश कर लें, क्योंकि अक्सर इनके से होती नहीं कोशिश ना, क्योंकि जो गेस्ट इन्होंने किया होता उन्हीं की होती है। कोशिश करें जी मोहम्मद अली दुरानी साहब मिल जाए तो अंदर की खबर तो हम उन्हीं से ले सकते हैं ना। दुरानी साहब की मेहनत रंग ले आई है। तो यासर आप तो वैसे बड़े करीब रहते हैं हुकूमती हलकों के, वो क्या सोच रहे हैं? राजा साहब, पहले ब्रेक पे जाने से पहले, ये इलेक्शन तरमीमी एक्ट जो है लाहौर हाई कोर्ट से वापस हो गया। उन्होंने कहा जी कि चीफ जस्टिस कायम मकाम सुन ले, मैं तो प्रिंसिपल सीट के ऊपर मौजूद नहीं। क्या मुस्तकबिल इसका? इसका मुस्तकबिल ख़त्म है, बस फारिग है, गुफ्तो शुनीद कोई ना, कुछ नहीं हो गया जो मैं आपको एक बात दूँ बता, 15 उतना ही होना था। 15 तारीख एक ना बेंच बन रहा है, मैं सब आपको इशारा दे दूँ। इन लोगों को रिलीफ देने के लिए एक बेंच बन रहा है, लेकिन वो रिलीफ भी ख़त्म हो जाएगा। कुछ लोगों को रिलीफ देने के लिए एक बेंच बन रहा है। मैं तौहीन अदालत या उस तरफ नहीं जाना चाहता, इशारा दे रहा हूँ। 5 रुकनी बेंच बनेगा जो फैसला कर देगा। हो सकता है वो 19 को कर दे, 20 को कर दे, 21 को कर दे, ट्रिब्यूनल के हवाले से जो मसले हैं उसमें, और इलेक्शन कमीशन के हक़ में फ़ैसला करे। लेकिन ये जितना कुछ भी करना है ना, वो 15 तारीख से पहले पहले कर लें, क्योंकि 15 तारीख के बाद सारी अगले महीने की 15, हाँ 15 तारीख के बाद सारी चीज़ें रिवर्स होनी है। यानी 1 महीना 2 दिन, नहीं 1 महीना 1 दिन, हाँ बस उसके बाद बड़ी चीज़ें रिवर्स होनी है। लेकिन 1 महीने में पता नहीं क्या से क्या हो जाना है। कुछ करने वाला सोचता रह जाएगा और उसकी सोच से आगे की चीज़ हो जाएगी। सोच से आगे की कोई चीज़ हो सकती है, क्या हो सकती है, उसी के ऊपर बात की जाएगी। एक ब्रेक लेने के बाद नाज़रीन वापस आएंगे, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा जो सूरत हाल है जिसमें अपोजिशन का इत्तेहाद जो है वो मजबूत तर होता चला जाएगा, तो हमको ये देखना है कि 14 अगस्त के बाद मुख्तलिफ जमातों की मुख्तलिफ प्लानिंग थी। क्या हर जमात की प्लानिंग को अब इनफरादी हैसियत में देखा जाएगा या फिर इज्तमाई हैसियत में देखा जाएगा?
और आज से अगर 1 महीना बाद की बातें हो रही हैं तो अगले 15 दिन में बड़ी हलचलों में से कौन सी चीज़ है? राना साहब, आप क्या समझते हैं कि जो जलसा जमात इस्लामी ने अपना अनाउंस कर रखा है, क्या जमात इस्लामी के जलसे में कोई होंगे या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाकायदा तौर पे जलसों की इजाज़त? कहाँ पे जलसा जमात इस्लामी? जमात इस्लामी का एक लाहौर में हो चुका, उसके बाद जो 2 जलसे हैं उनके। मेरा ख्याल है अब ये जलसे जमात इस्लामी अपने जलसे आप करेगी। अच्छा, करेगी। अब एक मुश्तरका मुतहिदा जो महाज है ना इनका, अपोजिशन महाज जो है, जो अपोजिशन का इत्तेहाद बने, इसके सितंबर में जलसे शुरू होंगे। अच्छा, 1 महीने बाद तकरीबन? 1 महीने बाद क्यों यार? आप 1 महीना सितंबर, 1 सितंबर को भी हो सकता है, आधे महीने बाद, 3 सितंबर को भी हो सकता है, आधे महीने बाद। आधे महीने बाद। उस दौरान में आपको एक बात बता दूं, 30 तारीख तक टाइम है बहुत सी चीज़ें अपने आप को दुरुस्त करने की, बहुत से मामलात को देखने की। 30 तारीख तक टाइम। फर्ज कर रहे हैं दुरुस्त कर लिया, फिर भी हो, क्या कर सकते हैं दुरुस्त? चले मुझे कोई एक चीज बताए, दुरुस्त क्या कर सकते थे? नहीं ये तो नहीं, आप समझाए ना ये मुझे। तो सीधी सीधी ना है ना। कर लिया तो फिर भी जाएंगे, ना किया फिर भी जाएंगे। मैं रहा हूँ कि दुरुस्त क्या कर सकते हैं, मैं ये सुनना चाहता हूँ आपसे, क्या कर सकते तो फिर ये तो कहना ही छोड़ देना कि फिर ये अगर दुरुस्त कर लें। देखें, क्या अभी तक, आज के दिन तक इनके पास कोई ऐसा फार्मूला है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से टैक्स खत्म किया जाए? हाँ, है फार्मूला। क्या फार्मूला? 2025 में जाके देखेंगे। ओ यार, 2025 ये देखेंगे? आप भी बादशाह वाली बात करते हैं यार, मुझे तो आपकी समझ नहीं आती। यार आपने कहा कि आज की तारीख, ये बता दें कि ये तो नहीं, वो आज की तारीख का ही फार्मूला है। 30 तारीख तक आपने कहा कि हो जाएंगे मामला दुरुस्त। मैंने आप जो है ना, आपके अंदर भी मुस्लिम लीग वाला जो है ना, मेरी बात सुने, आपने मुझे कहा कि आज की तारीख तक कोई प्लान है, तो उनका प्लान 2025 में बैठ के सोचने का। 30 तारीख तक कुछ है इनके पास? है ना। क्या है? बिजली के बिल हैं। अच्छा, और पेट्रोल चलें, वो कीमत थोड़ी सी कम हो जाएगी, और वो है। बाद में शाय खुरनोश की अगर इंटरनेशनल कोई महाज खुल गया फिर तो फिर वो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, वो फिर अपनी तो जिम्मेदारी है ही नहीं, वो तो है ही इंटरनेशनल जिम्मेदारी, तो उसमें हमारा क्या लेना देना? वो तो अब आलमी पेट्रोल की कीमतें कहाँ जाएंगी? वो तो फिर सारे आलम के लिए ना, हमारे लिए। मैं सारे आलम में तो सुकून है, बर्बादी तो है ही हमारे पास ना। और आप ये अंदाजा लगाओ, बांग्लादेश के अंदर तबाही फैल गई, उसकी क्रिकेट टीम आज भी खेलने पाकिस्तान आ गई ना, आ गई ना। मैं ये किसी ने कहा भाग के आई है, मैं कहा भाग के नहीं आई, ये बिगाने आई है हमारी क्रिकेट टीम को भी, तो आ गई ना। नहीं, वो मुल्क खड़े हो गए हुए हैं। इन सारी चीज़ों के बावजूद हम खड़े होकर भी गिनने लगे हैं, हम फैसला कर चुके हैं कि हमने गिनना है। मैं तो कह रहा हूँ 30 तारीख तक क्या होगा? क्या ये जो वादा किया इन्होंने जमात इस्लामी से, क्या हम आम वो टैक्स है, फिक्स टैक्स जो है ताजर पे, वो ख़त्म कर देंगे? होगा? नहीं होगा। वज़ीर ख़जाना कहते नहीं होगा। FPR ने मज़ीद टैक्स लेने हैं, हर सूरत में लेने हैं। बिजली आप कर लेंगे सारी IPBs को, सारी IPBs को कर लेंगे, चले 52 IPBs को कर लेते हैं, मान ले। उसके बाद जो डिमांड है, बाकी चीज़ें हैं, आप इस चक्कर में है कि सर्दियाँ आएंगी तो डिमांड कम हो जाएगी, तो हम कोई रिलीफ दे देंगे नहीं। सर्दियाँ आपने देखनी है, क्या आपके इक़्तिदार के दौरान सर्दियाँ आएंगी? सर्दियाँ अब आती हैं दिसंबर में, ना सितंबर में, ना अक्टूबर में, ना नवंबर में। दिसंबर में आती है, जनवरी में ख़त्म हो जाती है। इनकी हुकूमत जैसी है वो भी वही सवा। तो इसलिए सर्दी तो इतना अरसा रहती नहीं। दूसरा, इनके पास कोई ऐसा प्लान नहीं है कि अवाम को कुछ दे सकें। हाँ, इनके पास ये ज़रूर है कि बैनर बड़े अच्छे लगा लेते हैं, पोस्टर बड़े अच्छे लगा लेते हैं, स्क्रीनें बड़ी अच्छी लगा लेती हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स, मैं कह रहा हूँ न्यूयॉर्क टाइम्स का ये सारे काम पर नवाज शरीफ IT सिटी का ऐड चल रहा है। मुफ्त चल रहा है। नहीं, पे करके चल रहा है। किसने दिया है? आपने दिए हैं? नहीं, उन्होंने खुद दिए हैं। नहीं, खुद पल्ले से दिए हैं, इधर से निकाल के इधर दे। हाँ, बस ऐसे ही है ना भाई। जब इनके पास कोई चीज़ ही नहीं है देने के लिए, कोई चीज़ नहीं है रखने के लिए, कोई चीज़ नहीं है आगे करने के लिए, तो फिर क्या करेंगे? मुझे बता देना, फिर क्या करेंगे? तो जब अब आज 14 तारीख, वैसे वो दुरानी साहब आए नहीं, वो कहीं आज भी मिशन पे तो नहीं? मैंने कहा मेरी इतला ये है कि किसी ठंडे जगह पे, दुरानी साहब ने तो आने का वादा किया था, वादा किया था जी। दुरानी साहब ने कभी वादा तोड़ा नहीं। हाँ, मैं हुआ नहीं। हाँ, हमसे हम राब्ता करें ना करें, लेकिन उन्होंने कभी वादा तोड़ा नहीं। तो आज फिर किसी और मिशन पे लग रहे हैं? अल्लाह करे ऐसा ही हो।
मिशन होने चाहिए ना इस मुल्क के लिए, बेहतरी के लिए, इस मुल्क की बेहतरी। मिशन कारगर होगा। मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया इन्होंने एक दिन पहले। अच्छा, वो वहाँ ये कुछ कह सकते हैं कि यानी पिछले 4 महीनों में जिनको बिठाते 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 वो यहाँ तक सूरत हाल पहुँची, तो ये क्रेडिट तो बहुत बड़ा है उनका। ये क्रेडिट बड़ा है, और दुरानी साहब जब एक्टिव होते हैं ना तो किसी न किसी तरफ से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। अच्छा, ये तो हो गया, ये सारा हो गया। आपको पता है इस इकट्ठे होने से एक बड़ा बहुत बड़ी बात हुई। क्या? वो जो 16 वोटों की बात हो रही थी ना, मौलाना को मना के हम 16 वोट पूरे कर लेंगे और 2/3 अक्सरियत फलां 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 फलां, वो भी ख़त्म होगी। और आप क्या समझते हैं ये जो आज शोर मचा हुआ है, नहीं जी हम ले लेंगे, हम फौरी तौर पे महसूस नशिस्तें भी ले लेंगे। आप फैसला आ लेने दें, ज़रा फैसला पढ़िएगा यासिर साहब। कौन सा फैसला? ये जो तफसीली फैसला आना है वो आ जाएगा वैसे। मैं कह रहा हूँ आ रहा है, और उस तफसीली फैसले को पढ़िएगा। फिर उस तफसीली फैसले में जो लिखा होगा, उस तफसीली फैसले में आइन की शिक को भी लिखा होगा हमारे ज़राए के मुताबिक, जिसमें है कि एक अगर जमात को 5 सीटें मिल गई हैं, अगर इलेक्शन कमीशन के रूल्स के मुताबिक, अगर पार्लियामेंट के रूल्स के मुताबिक, तो छठी वो नहीं ले सकता, फिर नहीं ले सकता। अच्छा, यानी पहले अगर तकसीम हो गई, हाँ सर, तो फिर उसके बाद नहीं हो सकती, इवन उनकी वो नशिस्तें ना बढ़ जाएं। हाँ, जब तक उनकी जनरल नशिस्तें ना बढ़ जनरल जाएं, नशिस्तें ना बढ़ जाए। यानी इलेक्टेड। आप यार अंदाजा लगाओ ना, कुर्बान जाऊं, मेरा दिल कर रहा है कि मैं जाके माथा चूमूं इलेक्शन के कमीशन के हमले का। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? काबिल ताजीम है। मैं कह रहा हूं ऐसे कमाल आदमी है। इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिनती की जाए दोबारा, यही कहा, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करता। और यह एक बंदा पहले एक रिजल्ट में 13,000 या 11,000 या 9,000 वोटों डबल स्टैंप वोट है, अब दोबारा जो है वो 17,000 या 16,000 हो गए। ये रात को जिन उतरते हैं नीचे, उनके हाथ में स्टैंपें होती हैं। नहीं राणा साहब, मेरे ख्याल से गालिबन पहले 13,000 थे। अच्छा जी, अब उन्होंने 17 और डाल के टोटल 30,000 रिजेक्टेड कर दिया। मैं सदके जामा नाते मैं कह रहा हूं ये कमाल के लोग हैं, ये इतने कमाल के लोग हैं कि अल्लाह की कसम इन पे टिकट लगा दें बड़ी बिके। सिखो इन्हों को लाके कि मैं कर दिए यूनियन करके बातें करने वाली यार। वहां का वास्ता, इस मुल्क की हालत देखे यार, लोग भूख से मार रहे हैं, लोग कर रहे हैं। आज मोबाइल सर्विस हमारी नहीं चल रही, दुनिया 5G पे जाने को तैयार है। अजी जी नू रुले फिर जी असी थोड़ी देर बाद पूछने वाईफाई है वे। राणा साहब, आपको पता है कि फाइवर जो है एक एप्लीकेशन है, और फाइवर के ऊपर फ्रीलांस काम होता है, और पूरी दुनिया का तकरीबन 9% जो काम है वो पाकिस्तान से होता है। ये फ्रीलांस फाइवर का मर गए उनके होते। पिछले साल बाकायदा तौर पे उन्होंने आउटलिस्ट कर दिया था, अनलिस्ट कर दिया था, और अब की बार वो ये कहते हैं कि अब आपके इलाके में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप इंतज़ार करें। यानी अभी तक अनलिस्ट नहीं किया, लेकिन वो रेटिंग के ऊपर तो फ़र्क पड़ रहा है ना। एक बंदे की रेटिंग होती है, उसको एक टाइम फ्रेम मिलता है कि इतने दिनों के अंदर तुमने ये काम करना है। वो नहीं करके किसी क्लाइंट को देगा तो फिर उसकी रेटिंग के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, तो वो काम सारे ठप पड़े। खाली वो ठप नहीं पड़ी, और भी बहुत से $1 मिलियन का ये कारोबार है, $1 मिलियन का डेली बेसिस पे। लेकिन नहीं, वैसे ही ना कहीं चले जाए, कोई तस्वीर ना खुल जाए, कोई वॉइस नोट ना हो जाए यार, ऐसे पता नहीं सब तो जो फेसबुक जो है ना, वो उसको इस तरह घसीटते रहो, वो लगता है कि मोबाइल पता नहीं खराब कर बैठा हूं मैं। वो मैंने कल ना खोली फेसबुक, मैं बड़ा खुश, मैं कहा चल पड़ी है। मैंने ऐसे देखा, मैं ऊपर से नीचे तक आता जाऊँ, एक ही तस्वीर बार बार आती जाए, वो बार बार एक ही आती जाए। मैं कही कोई 100 दफ़ा मैं की है। वो बाद में पता चला नहीं जनाब राणा साहब तुसी पागला बंद लगे। भाई फेसबुक आपने बंद कर दी है, कोई मैसेज भेजे व्हाट्सएप पे, मैसेज पहुंचता ही नहीं, जब मैसेज पहुंचे मैसेज आगे खुला नहीं। यार क्या कर दिया यासिर साहब, इनको आप समझाते नहीं यार। आपकी पसंदीदा हुकूमत है, लीडर आपके, आप इन्हें समझाते नहीं हैं। ये कसूर हमारे गले कब तक पड़ा रहेगा, इस बारे में बात करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा सूरत हाल जिसमें कानूनी मंजरनामे की अगर बात की जाए तो कानूनी मंजरनामे में बहुत सी पेचीदगियाँ दिखाई देती हैं। एक तरफ किसी दिन हौसला अफजा खबर किसी एक के लिए होती है, दूसरे दिन उसी के लिए मातम बनी दिखाई देती है। एक दिन वही कसीदे पढ़ रहा होता है तो दूसरे दिन वही कसीदा गोई को छोड़ के बहतान तराजी पर उतर आता है। अभी हमने पाकिस्तान के अंदर कितना इस अनरेफ्ट वाले माहौल को देखना है, कितना हमने इन पेचीदगियों का मुशाहिदा करना है, कितना हमने इस मुआशी मंजरनामे के गर्दाब में फंसे रहना है और कितनी हमने सियासी बेचैनी के बादल को छाए हुए अभी बेचैनी के अंदर घुटन ज़दा माहौल में ज़िंदगी गुजारनी है, हमें नहीं मालूम। लेकिन हम उम्मीद की किरण को रोशन करने के दर पे हैं और हम ये चाहते हैं कि किसी दिन वो दिया रोशन होगा जो मुखालिफ समत की हवाओं के आगे भी टिमटिमाता हुआ डटा रहेगा और उसकी जो लॉ है वो अगर पूरे मुआशरे को फ़ायदा नहीं पहुंचाती तो किसी एक तबके को तो फ़ायदा पहुंचाएंगी और वही तबका भरोसे मैशर जवाबदेही कर रहा होगा कि ये बेहतर समत में था और इसने हमारे लिए कुछ बेहतर किया। बात करते हैं इसी मौजूदा मुआशी और सियासी मंजरनामे के ऊपर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा माहिर कानून भी हैं नईम हैदर पंजोथा साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। नईम हैदर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नईम हैदर साहब, कल एक बड़ी बैठक हुई है, जमात इस्लामी को बड़ा मनाया आपने। पहले उन्होंने कहा जी इत्तेहाद नहीं करेंगे, इश्तराक करेंगे, आप जाके तकारीब भी वहाँ पे करते रहे। अब वो कल कौन सा ऐसा नुक्ता जो है वो जिसने जन्म लिया है कि जिसके बाद तमाम मिल बैठ गए हैं और उन्होंने फैसला कर लिया कि इत्तेहाद होना चाहिए? देखिए, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया, सबसे पहले आपने मुझे बुलाया। देखें, बात यह है कि हम ये समझते हैं कि कोई भी तहरीक हो, कोई भी पार्टी अगर एहतजाज करे या धरना दे या कोई भी चीज़ करती है तो हमारा तो बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि अवाम के लिए हो, मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ के लिए हो, आइन की बालादस्ती के लिए हो। हाँ, अगर धरना करके आप बिलों वाले मामले को उठा कर और उसके अंदर किसी के साथ इश्तराक करें कि पावर जो है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हो जाए और मामला आपकी हद तक सेट हो जाए, तो हम उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते। एक मौक़िफ़ था जमात इस्लामी का जिसमें वो बिलों के लिए निकले, IPPs के माहे उनके खिलाफ निकले, टैक्सेस के खिलाफ निकले, तो हमने फौरन कहा जी बिल्कुल हम उनके साथ हैं और हम जाकर भी। लेकिन अगर वो, हमारा तो बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि हम तो आवाम के लिए करें, हम तो आवाम के लिए निकलना चाहते हैं, हम तो आवाम के लिए जो है वो सारा कुछ कर रहे हैं, इस मुल्क के लिए कर रहे हैं और मुल्क को आज़ाद कराने के लिए करें, अपने अदारों को आज़ाद कराने के लिए करें, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए करें। तो उसमें अगर जाकर किसी जमात की अगर वो धरने वाली पोजीशन से वो पीछे हटते हैं या जलसे की सूरत हाल से भी वो फिर पीछे हटते हैं और किसी जगह पर उनका अगर मुआहदा हो जाता है और बाकी सारी चीज़ें लाकानूनियत, डाका, धांधली सारा उसके ऊपर कंप्रोमाइज करते हैं, तो डेफिनेटली वो तो उस मौके को तो हम नहीं सपोर्ट करेंगे और हम उस चीज़ के बिल्कुल मुखालिफ हैं जी। अच्छा नईम हैदर साहब, वो तो गुजर गया टाइम, कल एक बड़ा इत्तेहाद हो गया आपका और ये इत्तेहाद जो है ये किसी इशारा दे रहा है कि कोई जाने वाला है, इस इत्तेहाद से तो यही नज़र आ। दूसरा मुझे बताइए, महसूस नशस्तों के हवाले से आज बहुत से नून लीग के जुम्मेदारान ये दावा कर रहे हैं कि नशस्तें नहीं मिलेंगी, बहुत से TV टॉक शो में भी आपने देखा। आपको क्या नज़र आ रहा है कि इसमें कितने फीसद चांस हैं कि ये नशस्तें आपको मिलेंगी? देखिए, मैं ये समझता हूँ क्योंकि जो इलेक्शन एक्ट के अंदर जो है तरमीम की गई, इस मौके के ऊपर की गई, वो सिर्फ और सिर्फ उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरफराज करने के लिए, उसके ऊपर यूं समझ लें कि हमलावर उनके लिए या ओवरराइड करने के लिए सारा किया गया। लेकिन उस एक्ट को क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जा चुका है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो 8-5 से बड़ा क्लियर है और वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस या आने वाले चीफ जस्टिस साहब के भी आपने रिमार्क्स देख लिए या बातें देख ली या उनकी जो है वो एक जो कन्वेंशन के अंदर उनकी जो वो टॉक थी वो आपने देख ली, जिसमें बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि हम अपने फैसले जो है इम्प्लीमेंट करवाएंगे। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 8 जजेस, 8 मौजूद, बल्कि 11 कह लेंगे, 11 जजेस ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म नहीं हुआ और एक जमात जो है जो कि खुद ही जो है वो फॉर्म 47 की पैदावार है, फॉर्म 47 के मुताबिक उनकी हुकूमत बनाई गई है और वो ये समझते हैं कि वो पार्लियामान में बैठे हुए अपनी मर्जी के मुताबिक, जो उनकी सोच है उसके मुताबिक कानून ला कर और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की तकरीम का ख्याल ना करेंगे और वो कहेंगे कि जी वो फैसला गलत है और अपनी मर्जी से इंटरप्रिटेशन करेंगे, बल्कि ये कहें कि वो जो आईन पाकिस्तान है उसको जो रीराइट किया गया है। लेकिन रीराइट का सवाल तब आता कि जब वो आप समझते हैं कि वाकई ही जो है
रीराइट किया गया है, जिसमें आप देखते हैं कि मेजोरिटी नहीं है बल्कि मिनोरिटी के 2-4 जजेस हैं। लेकिन पूरी सुप्रीम कोर्ट एक तरफ खड़ी है और मेजोरिटी एक तरफ खड़ी है। वो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर इंसाफ और कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक मुल्क हमारा चले, और आप चाहते हैं कि उसको ओवरराइड करें। मैं नहीं ये समझता कि उनकी ये जो प्लानिंग है इसको की एग्जीक्यूशन होगी। सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला जो है मनोअन तस्लीम करवाएगी, और जहां तक ये तरमीम की गई है, क्योंकि ये बदनीति की बुनियाद के ऊपर है, इन तरमीम को भी कलअदम करा दिया जाएगा। राना साहब, आप क्या समझते हैं? हमारे वज़ीर आज़म कहते हैं कि 500 अरब की बिजली जो है वो मिली भगत से चोरी होती है। ये मिली भगत होती किसकी? वापडा की। अच्छा, वापडा के एहलकारों की। ऐसा ही है ना, बिजली के इदारों की, उनके एहलकारों की, और उसके बाद तगड़े लोगों की। मिली भगत इसी को कह रहे हैं ना। यहाँ वो कह दें, बता दें कि 500 अरब की जो बिजली चोरी हो रही है वो कौन कर रहा है। अगर वो नहीं बता सकते तो मैं भी बता सकता हूँ, आप भी बता सकते हैं कि सूबे में कितनी बिजली चोरी हो रही है, किस शहर में कितनी बिजली चोरी हो रही है। इस लाहौर शहर के अंदर मैं आपको इलाके गिनवा सकता हूं जहां पर किसी की जुर्रत नहीं है जाके रोकें, इसलिए कि चोर और चौकीदार का आपस में वहां पे गठजोड़ है। सब आपस में मिले हुए हैं, सब ये सब कुछ कह रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि उसके पैसे आपके बिल में जाएंगे, उसके पैसे मेरे बिल में जाएंगे, उसके पैसे कैमरामैन के बिल में जाएंगे, आम शहरी के बिल में जाएंगे, उसके पैसे किसी और के बिल में जाएंगे, वो वज़ीर आज़म या वज़ीर आला के बिल में नहीं जाएंगे। नईम हैदर साहब हमें दोबारा से ज्वाइन कर चुके हैं, इस मौजूद पर मजीद बात करेंगे, लेकिन नईम हैदर साहब से वही सवाल। नईम हैदर साहब, इलेक्शन कमीशन ने पहले फैसले के ऊपर आधा अमल किया और आधे के लिए वापस रुजू कर लिया सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन दूसरे फैसले पे मिन्नो अन अमल कर लिया है। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी बाज़पुरस की जाएगी? देखें, आपके सामने सारी चीजें हैं कि किस तरह इलेक्शन कमीशन जो है वो पार्टी बना, किस तरह प्री पोल रिगिंग हुई, किस तरह लोगों को अगवा किया जा रहा। तो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी। अगवा हो रहे हैं, छापे हो रहे हैं, गिरफ्तारी हो रही हैं, पेपर छीने जा रहे हैं, तो उस सारे अमल के अंदर आपने देखा कि कोई इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन लिया? वहां पर जो पंजाब के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कह रहे थे, और आरोज मुख्तलिफ कह रहे थे कि हमसे लोग आकर पुलिस वाले उठा रहे हैं लोगों को, और इसी तरह से जो एजेंसीज हैं या नामालूम लोग उठा कर ले जा रहे हैं, और यहाँ पर इस तरह से सारा मामला हो रहा। लेकिन वो सारी सूरत हाल के ऊपर खामोश रहे, बल्कि तमाशाई बन के, बल्कि तमाशाई से भी आगे बढ़ के उन्होंने जितना हो सका जानबूझकर आरोप जो है वो इंतजामिया से लगाए, जानबूझकर फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे लोग जो जीते हुए थे उनको हरवाया गया, और सारे प्रोसेस के अमल में वो बिल्कुल सरे फहरिस्त रहे। सेकंड बात यह है कि जो कमिश्नर है उसने बड़ा वाज़ेह कह दिया कि ये दोनों जो है खास तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो चीफ ऑफ पाकिस्तान है ये इन्वॉल्व है धांधली के अंदर। तो उसके ऊपर भी आपने देखा कि उसको उठा लिया गया और कोई कार्रवाई नहीं बढ़ी। अब जो इलेक्शन कमीशन है वो वैसे तो भले का निशान लेने के लिए भी फ्रंट पर होता है, बाकी जमातों के कोई इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं होते, नवाज शरीफ साहब भी सदर बन जाते हैं, सारा कुछ प्रोसेस भी हो जाता है। हमारे जो इलेक्शन है उसके ऊपर जो है वो तनाज़ा बना दिया जाता है। इसी तरह से आप देख लें कि मखसूस नशिस्तें फौरन उनको अलाट करने का भी इरादा कर लिया जाता है, और वही इलेक्शन कमीशन है जो जानबूझकर हमें आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर करता है, हालांकि हम अपने पार्टी के सर्टिफिकेट लेकर जाते हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो बात तस्लीम भी कर ली जाती है कि वाकई ये इलेक्शन कमीशन की गलती थी। तो ये जो सारी चीजें की गई हैं आज तक और की जा रही हैं, ये तो बिल्कुल क्लियर पार्टी है ना, और पार्टी बन के उनकी जो है साइड ले रहे हैं और हमारे खिलाफ ये सारी कार्रवाई कर रहे हैं। नईम साहब, ये जो 3 मेंबर साहब के चले गए, एक सूबाई असम्बली का मेंबर भी चले गए, 4 चले गए ना, इनकी नज़रसानी अपील आप कर रहे हैं, और क्या इम्कान है आपको नज़रसानी अपील में कि क्या हो सकता है? कौन सी नजरसानी अपील जी? ये जो 3 सीटें हमारी गई हैं जी, देखें इसके ऊपर बड़ा क्लियर है। मैं आपको बड़ा क्लियर मौक़िफ़ दूं कि मैं खुद अपने हल्के के अंदर गया और मैंने जाकर इसी तरह से वहां पर धांधली उसारा किया गया, तो मैंने दरखास्त दी, रिकाउंटिंग की, मेरी दरखास्त कबूल नहीं हुई। नून लीग जहां पर दरखास्तें देती है उनकी दरखास्त कबूल भी की जाती है, और बल्कि कबूल करके हमारे उम्मीदवारों को हरा दिया जाता है। आज भी खान साहब से इस हवाले से डिस्कशन हुई, और हम बिल्कुल भरपूर जो है उसके अंदर जाएंगे, उस मामले को चैलेंज करेंगे, हम बिल्कुल अपील फाइल करेंगे, और उसके अंदर जो है इंशाल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि एक टाइम लिमिट है, 72 आवर्स का टाइम है जिसके अंदर आपने जाकर रिकाउंटिंग की दरखास्त देनी है। ये सारा जो अमल था वो 72 आवर के बाद हुआ, और फिर जो है वो दोबारा रिकाउंटिंग की इजाजत जो दी गई उसके ऊपर जो लाहौर हाई कोर्ट है उसने बड़ा क्लियर कहा कि मैं ये देख के बड़ा हैरान हो रहा हूँ
कि किस तरह जो है ये रिकाउंटिंग की इजाजत दी गई और इस शख्स को इस तरह से हराया गया। बहुत शुक्रिया नईम हैदर पंजोथा साहब इस वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी कल। आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। अल्लाह निगहबान।